यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ISO 14001 2015 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। करेक्ट, ओपन माइंड से डिस्कस करेंगे। और 2 दिन का प्रोग्राम रखा है और आज पहला दिन है इसका। करेक्ट, तो समझते हैं हम ISO 14000 के लिए क्या है। तो फर्स्ट ये कि ISO 14000 है क्या। दिस इज बेसिकली एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड है जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। पब्लिश इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका EMS के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है 14001 के नाम से। करेक्ट, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो ISO इसको बोलते हैं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया EMS के लिए, दैट इज 14001। इट प्रोवाइड्स a proven systematic framework for organization of any sector of size of sector। किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इन्वायरमेंट के लिए वो कैसे अपना रोल प्ले करती हैं, क्या उनका सिस्टम है, वो सारा सारा एक फ्रेमवर्क रहता है इसके अंदर। करेक्ट। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारी किसी भी तरह का हमारा सर्विस है, हमारी इंडस्ट्री है, हम जो काम कर रहे हैं वो उस काम करने से कहीं इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट तो नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना हो उसको प्रोटेक्ट करता है ये जो स्टैंडर्ड है। बेसिकली इसका जो सिस्टम है, इंश्योर द लीगल कंप्लाइंसेस। जो लीगल की कंप्लाइंसेस है, गवर्नमेंट की बॉडी की रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको भी ये कंप्लाइन करता है स्टैंडर्ड। ड्रिवन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट तो इनहेंस द सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस। पूरे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस के लिए एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या हो सकते हैं, वो सब स्टैंडर्ड में डिफाइन रहते हैं इसमें। सेकंड, द इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये कब से आया, क्या है इसके बारे में, वो इसकी हिस्ट्री के बारे में वी विल डिस्कस ऑन दैट। तो जो बिफोर ISO 14000 में इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, तो ये 1972 में एक इस पर जिक्र हुआ था कि कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए कि इन्वायरमेंट के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो 1972 में इसकी पहली मीटिंग हुई। फिर 1987 में एक सस्टेनेबिलिटी के लिए आगे बढ़े, इसके ऊपर कुछ और वर्क हुआ 1987 में। फिर 1982 में एक समिट हुई अर्थ के लिए, कि जो हमारा पूरा एक जो अर्थ है, यहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट खराब ना हो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो उसके लिए समिट हुआ, इंटरनेशनल समिट इन 1992। फाइनली 93 में एक डेवलप हुआ स्टैंडर्ड इसका, कि जिसको ISO 14000 के नाम से जाना गया। और जो इन्वायरमेंट के बारे में क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो किस तरह से वर्क करना चाहिए, सो दैट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब ना हो, है ना। जितने भी जीव जंतु रहते हैं इन्वायरमेंट यहाँ पर, सब चाहे ह्यूमन लाइफ है चाहे एनिमल की लाइफ है, जिस जो भी ह्यूमन लाइफ है बेसिकली। तो 96 में एक पहला स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ, रिलीज हुआ। फर्स्ट ISO 14001 स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ 1996 में। पहला रिलीज किया उन्होंने, कि वो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन थे कि आपको फैक्ट्री चलानी है या कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो तो किस तरह से हम उसको नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या सब चीज़ें होनी चाहिए, वो सब लिखी होती हैं। और वो जो कि 1996 में पहला स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था। सेकंड इट वाज, इसमें कुछ रिवीजन हुआ है, समय के साथ साथ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होते हैं। तो उसके साथ फर्स्ट जो रिवीजन हुआ था दैट इज इन 2008 में, 2008 में पहला इसमें फर्स्ट रिवीजन हुआ। और सेकंड रिवीजन हुआ 2015 में, जो कि लेटेस्ट रिवीजन अभी तक चल रहा है ISO 14001 2015। इसीलिए 2015 बोला जाता है क्योंकि ये 2015 के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अभी चीज़ें हैं। अभी जो नया स्टैंडर्ड है दैट विल कम इन 2026 इन द मंथ ऑफ सितंबर में आने का अभी प्रिडिक्शन है। अभी तक यही चल रहा है। करेक्ट, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दैट। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑन व्हाई ISO 14000 इज रिक्वायर्ड। ये ISO 14000 क्यों चाहिए, इसमें और थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, सिस्टमैटिकली रिड्यूस द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। इसमें स्टैंडर्ड में कि कुछ सिस्टम बने हुए हैं, कुछ फ्रेमवर्क है जो कि उनको पालन करते हैं, उनका हम फॉलो करते हैं, तो जो इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है।
और उसके जो इन्वायरमेंट हमारा डैमेज नहीं होता, खराब नहीं होता उसकी वजह से, जो हमारे कुछ नियम लिखे हुए हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट इन्वायरमेंट में क्या है, तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन होता है ना, रिड्यूस द वेस्ट और जनरेशन। किसी भी तरह का हम प्रोसेस करते हैं, कोई भी ऑपरेशन है अपने पास में, तो उसमें जो वेस्टेज जो निकलती है वो वेस्टेज कम से कम होती है। और सेकंड इज द एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका कंजर्वेशन भी कंट्रोल होता है। बेटर रिसोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन, तो ये इन सब चीज़ों पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और वेस्ट जो जनरेट होती है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, एनर्जी है और वाटर रिसोर्सेज है, आप कितना यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। और बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। सेकंड इज द बिजनेस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका बेनिफिट्स है, बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं इसके बिजनेस में। इम्प्रूव द कंपनी इमेज, अगर आप ISO 14000 के रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो कंपनी की इमेज इंप्रूव होती है। इंक्रीज द कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। स्ट्रॉन्ग लीगल कंप्लाइंसेस है ना, जो लीगल कंप्लाइंसेस होती हैं वो भी इम्पैक्ट करती है, दिखता है। और रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, जो हमारे ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी आल्सो गोइंग टू द रिड्यूस डायरेक्शन। ऑपरेशन में क्या होता है कि जहाँ प्लांट रन है, प्लांट चलाते हैं, तो जहाँ ऑपरेशन है वहाँ रिस्क रिडक्शन होता है, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे रिस्क तो डेफिनेटली होता है, बट हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करेंगे, जो सिस्टम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली रिस्क क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, रिडक्शन होगा डायरेक्शन में। सेकंड होता है एनर्जी एंड प्रिपेयरनेस, सॉरी इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। तो सपोज कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं, तैयार होते हैं, तो वो जो फॉलो होते हैं सिस्टम उसको पालन करते हैं, और डेफिनेटली ये सब चीज़ें दिखती हैं। इम्प्रूव प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस में भी कंट्रोल होता है। और ग्रेटर एम्प्लॉय अवेयरनेस, लोगों में भी जागरूकता बढ़ती है। ऑपरेशन की बात करें तो मार्केट में क्या है, मार्केट की बात करते हैं, ग्लोबल कस्टमर एक्सेप्टेंस। आप एक अच्छे स्टैंडर्ड हो, अच्छा रेपुटेशन है, अच्छा सिस्टम फॉलो करते हैं 14000 का, तो डेफिनेटली ग्लोबल कस्टमर एक्सेप्टेंस होती है ना। सप्लायर अप्रूवल फैसिलिटेशन होता है, कोई भी कस्टमर आपको जल्दी से अप्रूव करता है। और स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज, आपकी मार्केट में कम्पिटिटिवनेस अच्छी होती है। करेक्ट, दिस इज द वाई ISO 14000 इज रिक्वायर्ड। सेकंड, व्हाट इज द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन वही है जो आपका इन्वायरमेंट पॉलिसी है, जो कि ऑपरेशन मैनेज इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसमें स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर वे में डिफाइन रहता है, इंक्लूडिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रूल्स रेगुलेशंस। सपोज फर्स्ट बात करते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, जो कि फॉर्मल कमेटी एंड स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन गाइडेंस। EMS के लिए एक पॉलिसी ड्राफ्ट रहती है और एक प्रोसीजर रहते हैं, जो कि स्टेप टू स्टेप ऑपरेशन कैसे रन करना है वो डिफाइन रहते हैं। सेकंड इज द प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, जो भी ऑपरेशन है, जो भी प्रोसेस है, उनके सबके डॉक्यूमेंटेशन तो मेंटेन करने होते हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव एंड मॉनिटरिंग, जो ISO 14000 को लेकर के जो टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, साथ में उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग भी करनी होती है। नेक्स्ट इज द PDCA साइकिल। कोई भी काम करते हैं नॉर्मली PDCA सब जगह एप्लीकेबल रहता है, कि कुछ भी आप काम करेंगे तो पहले प्लान करेंगे, फिर प्लान के बाद में डू करेंगे, है ना। इसमें क्या रहता है PDCA में कि यस, आइडेंटिफाई द रिस्क, हम जो भी हम काम करते हैं, जो किसी भी तरह का ऑपरेशन है, वहाँ हमारे को फर्स्ट रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं, कि जो भी प्रोसेस है। सपोज मेरा बात प्रोसेस, अगर हम प्रेस शॉप का ऑपरेशन हमारे पास है, तो वहाँ पे जब ऑपरेटर काम करेगा तो किस किस तरह की रिस्क हो सकते हैं, है ना, किस किस तरह की चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम की संभावना हो सकती है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने होता है हर एक स्टेज में, हर एक ऑपरेशन में। सेकेंड इज द इम्प्लीमेंट कंट्रोल, जो रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल मेजर हमें लगाने होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, करते हैं। साथ में रिव्यू एंड इम्प्रूव, जो एक्शन इम्प्लीमेंट करे हैं उनको रिव्यू करना होता है कंटिन्यू, और उनका इम्प्रूव करना होता है। रिव्यू में लगता है कि कहीं कोई गैप है, कहीं उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वहाँ हम एक और एक्शन लेकर के उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। करेक्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्ट। नेक्स्ट इज द चेक, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस। जस्ट अ सेकंड।
वो जैसे पीडीसीए हो गया। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईएसओ 14001 2015। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेसिकली आईएसओ 14001 फॉलो द हाई लेवल स्ट्रक्चर। इसमें आपके अगेन जैसे 9001 की हमने बात करी तो वहाँ भी अपने इसमें 10 क्लोजेस थे। सेम यहाँ पर भी अपने 10 क्लोजेस हैं 14,001 में भी, 9,001 में 10 क्लोजेस थे, यहाँ भी है। एक से लेके 3 जो क्लोज हैं वो नॉन ऑडिटेबल होते हैं, जिसमें स्कोप हो गया, रेफरेंसेस हो गए, डेफिनेशन हो गई, है ना, और फाउंड्री टर्मिनोलॉजी हो गई। इसमें हर एक जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन दी होती है, टर्मिनोलॉजी उसका मीनिंग क्या है। तो दीज ऑल आर कम इन द सेक्शन क्लॉज 1 to 3। सेकंड आता है फोर्थ ये ऑपरेशनल स्टैंडर्ड है, 4 से लेके 10 तक, जो लास्ट टाइम भी हमने बताए थे, सेम यहाँ भी सेम एप्लीकेबल है। फोर्थ में क्या है? कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका रहेगा इंटरनल एक्सटर्नल इशूज, स्टेक होल्डर्स, ऑपरेशन, ऑल द डिटेल रहती है फर्स्ट वाले में, जो फर्स्ट मीन्स फोर्थ सेक्शन क्लोज। सेकंड आता है फिफ्थ, जो कि लीडरशिप होती है। लीडरशिप जो आपके सर्विस को, इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइज को जो रन कर रहे हैं, बेसिकली जो टॉप लेवल लीडरशिप होती है, उनका जो टॉप मैनेजमेंट है कि वहाँ उनके कमिटमेंट, उनके पॉलिसीज क्या है इन्वायरमेंटल के लिए, क्या पॉलिसी ड्राफ्ट की हुई, क्या सिस्टम उन्होंने स्टेबलाइज किया हुआ है। तो दिस इज ऑल दीज थिंग्स कम इन द क्लॉज 5 विच इज द लीडरशिप। क्लॉज 6 इज द प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि रिस्क एस्पेक्ट ऑब्जेक्टिव, जो आपका इसमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको सस्टेनेबल करने के लिए हमें एक प्लानिंग फेज रन करना होता है कि प्लानिंग क्या करेंगे, किस तरह से प्लानिंग रहेगी। रिस्क है, एस्पेक्ट है, इम्पैक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, इम्प्लीमेंटेशन है, लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग द प्लानिंग सेक्शन। नेक्स्ट इज द 7 मीन सपोर्ट। इसमें रिसोर्सेज हो गए, कम्पिटिटिव कम्पिटेंसीज हो गई, कम्युनिकेशन हो गई। और 8th में ऑपरेशन आ गया, प्रोसेस कंट्रोल, इमरजेंसी रेस्पॉन्स, दिस इज ऑल्सो कम इन द सेक्शन 8। और क्लॉज 9 परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, जो आपने टारगेट ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हुए हैं और उनके बाद में उनकी मॉनिटरिंग, उनका ऑडिट, उनका मैनेजमेंट रिव्यू, ये सब आता है आपके परफॉर्मेंस इवेल्यूशन में कि परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है। तो डेफिनेटली ये यहाँ करना होता है। नेक्स्ट इज द 10th इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या है? जो नॉन कन्फर्मिटीज है, करेक्टिव एक्शंस हैं, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट है, दिस ऑल आर कम इन द क्लॉज 10th। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्लॉज 1 और 2 से बताया स्कोप एंड नॉर्मल रेफरेंसेज है, जिसकी हमने बात करी, जिसमें वही का डेफिनेशन होती है और साइज क्या है, कौन सा सेक्टर है, ये सब डिटेल्स सेक्शन 1 और 2 में होती है। नॉर्मल रेफरेंसेज में भी यही है कि आईएसओ 14001 is a no mandatory normative references itself contain the organization, है ना। बेसिकली क्लॉज 3 इसमें टर्मिनोलॉजी होती है, डेफिनेशन होती है कि जैसे इन्वायरमेंट है वो क्या है, किस तरह से चीज़ों को आप इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो जो हम सराउंडिंग इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, तो जहाँ उसके आसपास हम ऑपरेशन चल रहा है, प्लांट रन कर रहा है, या हम जहाँ भी सर्विस है, तो उसके आसपास की हवा, पानी, लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज कहीं डैमेज तो नहीं हो रहे, तो ये इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। सेकंड, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी वजह से कहीं कुछ एस्पेक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें तो क्रिएट नहीं हो रही जिसकी वजह से हमारे इम्पैक्ट को, इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है। जैसे स्मोक निकल रही है वहाँ से, या कुछ केमिकल डिस्चार्ज हो रहा है ना, या नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना, इस तरह के कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं। अब इस एस्पेक्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि यस, अगर वो नॉइज़ ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के बाद में ह्यूमन लाइफ के ऊपर बैड इम्पैक्ट डालेगा। वाटर डिस्चार्ज, वाटर अगर आपका केमिकल का वाटर है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कंटेमिनेटेड होगा एक ड्रिंकिंग वाटर के साथ में, तो वहाँ ह्यूमन बॉडी को भी इम्पैक्ट कर सकता है ना। या आपकी लैंड खराब है तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हो सकता है। सपोज लैंड खराब हो रही है, वहीं किसान फसल उगा रहे हैं, तो कहीं कहीं वो फसल के थ्रू या आपकी जो खाने पीने की चीज़ें उसके थ्रू ह्यूमन बॉडी में आ सकता है, जिसकी वजह से भी उसके बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स, करेक्ट। और नेक्स्ट इज द कंप्लायंसेस। कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उनको भी कहीं कुछ इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा, कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, कुछ रूल का वायलेशन तो नहीं हो रहा, जो हम जो भी हमारा ऑपरेशन या हम जो सिस्टम चला रहे हैं या फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो वहाँ उसका इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा। सेकंड है लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव,
तो ये वही जो मैंने बताया कि यस कुछ ऐसा मटेरियल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, चाहे वो वाटर की फॉर्म हो सकता है, केमिकल वाटर, या आपकी लैंड पॉल्यूशन हो सकता है, या एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन बॉडी पे जाए। और जैसे अगर पानी खराब हुआ तो पानी खेतों में जाएगा, वहाँ से आपकी खाने पीने की चीज़ें उगती हैं वो ह्यूमन बॉडी में जाती है, उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं आएगा। या कई बार ऐसा होता है लाइफ साइकिल का, सपोज कुछ प्रोडक्ट हमने बनाया और फॉर एग्जाम्पल फैन हम बनाते हैं, और फैन एंड ऑफ द टाइम उसका क्या होगा, है ना, आपने यूज़ किया 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल, उसके बाद अल्टीमेटली वो स्क्रैप में जाएगा, और स्क्रैप में जाने के बाद वो कहीं ऐसा तो नहीं लैंड के साथ में कंटेमिनेटेड हो रहा है, जिसके आपके वो पेड़ पौधों के माध्यम से या खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में जाए। तो सपोज अगर उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जो हानिकारक होता है, जैसे आपके RoHS के कंप्लायंस आपने सुने होंगे, है ना, जैसे लेड है, मरकरी है, क्रोमियम है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, ये कैडमियम है, तो इनके कुछ हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कहीं न कहीं इनकी कुछ मात्रा होती है, बट वो मात्रा को भी कंट्रोल किया जाता है कि यस कि आपको कैडमियम 100 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या बाकी लेड है उसकी मात्रा 500 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि एंड ऑफ द लाइफ तो डेफिनेटली क्या हो सकता है कि आपके खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से बॉडी में जा सकता है, और इससे ह्यूमन बॉडी पे इम्पेक्ट हो सकता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव। आई गेट कंफर्म फ्रॉम योर साइड। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, कोई रिप्लाई करो प्लीज़। यस सर। ठीक है, थैंक यू। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट। आज की ट्रेनिंग से हमको क्या मिलने वाला है, की टेक अवेज क्या हो सकते हैं। ISO 14001 हम तो समझ पाए हैं, और वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड है ये, और PDCA साइकिल में किस तरह से रन करता है ये, और 10 क्लॉजेज हैं इसके अंदर, है ना। शेयर द लैंग्वेज मैटर्स है, और नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप एक फाउंडेशन है, जो 4 से 10 क्लॉज हमारे ऑडिटेबल होते हैं, उन पे हमें काम करना होता है बेसिकली, है ना। तो दीज आर द टेक अवे फ्रॉम हियर। अभी हम बात करेंगे जो ऑपरेशन के 4, जो क्लॉज नंबर 4 है, यहीं से बेसिकली स्टार्ट होता है। अभी तक की तो हिस्ट्री थी, उसके बारे में कुछ डिफाइन किया गया था। अभी ये क्या है हमारा ऑपरेशन चीज़ें हैं, क्लॉज 4, यहीं से बेसिकली सब चीज़ स्टार्ट होती है। तो नाउ कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग द वर्ड योर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटर इन बोथ साइड एंड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ड में लोग समझ पाते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो आपके यहाँ जो ISO 14000 को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे वो सारी सारी चीज़ें किस तरह से रन हो रही हैं, क्या टॉप लेवल में है, कोई वायलेशन नहीं है, ये सब चीज़ एक कॉन्टेक्स्ट 4 में आती है। इसमें अगर बात करें 4 क्लोज के 4.1, ये सब क्लोज है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, ये क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ हमको इंटरनल और एक्सटर्नल जो इश्यूज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। पुट द इन्फ्लुएंस EMS एंड इट्स इंटेंडेड आउटकम्स, और इनके क्या क्या आउटकम है, जस्ट लाइक ए एस्पेक्ट। इंटरनल इशू क्या हो सकते हैं, इंटरनल इशू है सपोज टेक्नोलॉजी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ भी हमारे को देखना होता है कहीं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, किस तरह से कोई एस्पेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। एम्प्लॉय एंड कल्चर, उसके बारे में भी सोचना होता है। रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, ये हमारे इंटरनल इशू हो गए। एक्सटर्नल इशू क्या हो सकता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन है ना, गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको वो सब कंसिडर करने होते हैं। सेकंड है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आसपास जो इन्वायरमेंट है उसको भी एक बार देखना होता है कि क्या कहीं कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला उससे। और मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड स्टेक होल्डर, और मार्केट और स्टेक होल्डर है उनका भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो दीज आर द एक्सटर्नल इशू, दीज आर द इंटरनल इशू। ये कंटेक्स्ट 4.1 जो क्लॉज है उसके अंदर ये है। सेकंड 4.2 में क्या है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी कौन हो सकती है, हमारे कस्टमर हो सकते हैं, है ना। सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड द रीजनेबल प्रैक्टिसेस, कस्टमर के साथ में गवर्नमेंट की बॉडी है ना, एम्प्लॉई हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, या सप्लायर है हमारे, या सोसाइटी आसपास। तो दीज ऑल आर क्या है, ये सारी सारी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, कहीं न कहीं कनेक्टेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी कंपनी से, है ना। कस्टमर डेफिनेटली कनेक्टेड रहते हैं इन सारे चाहे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन हो गए, एम्प्लॉय हो गए, है ना, सप्लायर हो गए, सोसाइटी हो गई। नॉर्मली यही
इंटरेस्टेड पार्टी रहती हैं। कस्टमर में क्या है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। आपके प्रोडक्ट सस्टेनेबल होने चाहिए साथ में, और एक जिम्मेवारी वाली प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वर्किंग प्रैक्टिसेस। दे हैव ए एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। गवर्नमेंट की क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि यस रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जो नियम हैं, कायदे कानून है उनके, तो उनका पालन करना, साथ में उनके रिपोर्टिंग भी करना कि यस कि कहाँ कहीं कुछ गैप तो नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑडिट भी कराती है और कई सारे गवर्नमेंट के संबंधित पॉइंट रहते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज, सेफ एंड इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल वर्क प्लेस। एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल और इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वाले फेज में। इधर सप्लायर में क्या है, क्लियर इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड अलोंग विद द वैल्यू चेन। जो भी हमारा सिस्टम है सप्लाई के साथ में, दैट शुड बी ऑल्सो वेरी गुड। नेक्स्ट सोसाइटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एंड लोकल इम्पैक्ट्स। तो दीज आर कम इन द 4.2 नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। ये क्लॉज 4.2 है, सब क्लॉज 4 का। 4.3 में क्या है, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ईएमएस। स्कोप क्या है, लोकेशंस क्या है आपकी, है ना, साइट है, फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ आपकी फैक्ट्री है वहाँ इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ आपकी फैसिलिटीज़ हैं, तो जहाँ कहीं किसी भी तरह के सर्विस ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ वो जो लोकेशन आपकी है वहाँ पर ये स्कोप रहता है इसका इम्प्लीमेंटेशन का। एक्टिविटीज़ में क्या रहता है कि जहाँ ऑपरेशन है आपका या प्रोसेस है इंक्लूड है, जहाँ भी कोई किसी भी तरह के अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस हो गए, तो वहाँ पर आपका एक्टिविटीज़ जो होती है वहाँ भी ये इम्प्लीमेंटेड है। और प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड मैन्युफैक्चर और डिलीवर्ड। और नेक्स्ट इज सर्विसेज। तो सर्विस है तो वहाँ भी कस्टमर पे भी जो सर्विसेज हैं इस कैटेगरी में भी ये स्कोप रहता है इसका। दिस इज 4.3। नाउ आई एम कमिंग टू द 4.4 environment management system. What is 4.4? Stabilize, implement, maintain and improve. ऐसे 4 वर्ड हैं ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबलाइज करना, फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को, इम्प्लीमेंट किया उनको फिर मेंटेन करना, और मेंटेन के बाद में सर जस्ट इम्प्रूव करना, राइट। दिस 4 आर imperatives from for foundation of living and effective of EMS। क्या है, दिस इज सेम, करेक्ट। नाउ आई एम कमिंग वन मोर थिंग हियर इज मेंशन, दिस इज द organizations that treat the EMS as a dynamic system rather than the static document। इस पूरे EMS सिस्टम को केवल हमें डॉक्यूमेंट बना के नहीं रखना होता है, इसको पूरा एक डायनेमिक सिस्टम बना के रखना होता है। सिस्टम होता है कम्प्लीटली, जो कि डे टू डे एक्टिव चीज़ें होती हैं, और डे टू डे मॉनिटरिंग, डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू, ऑल दीज थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। क्योंकि डे टू डे हवा, पानी और इन्वायरमेंट सबकी ज़रूरत होती है डे टू डे, तो डे टू डे ही इसमें इस सिस्टम डायनेमिक सिस्टम रहता है। नेक्स्ट आता है लीडरशिप, क्लॉज 5, है ना। इसमें क्या है कि एन EMS सक्सीड ए फेल्स टू द टॉप, क्लॉज 5 स्टेबलाइज दैट जेन्युइन विजिबल कमिटमेंट फ्रॉम द सीनियर लीडरशिप। जैसे मैंने बताया कि ये टॉप मैनेजमेंट या जो टॉप मैनेजमेंट है, वो लीडरशिप टीम है, उनका क्या क्या रोल है वो सब यहाँ डिफाइन रहते हैं। इसमें 5.1 में क्या होता है, फर्स्ट ये होता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। उनका क्या कमिटमेंट है, जैसे चैंपियन ऑफ EMS होना चाहिए, होता है साथ में इसमें, और प्रोवाइड द रिसोर्सेज रहते हैं, है ना। प्रमोट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, और इंश्योर इफेक्टिवनेस होगी। फर्स्ट में इन्वायरमेंट अगर बात करें तो चैंपियन में क्या है, तो इसमें क्या है, एक्टिवली सपोर्ट एंड प्रमोट द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशन के ऑर्गेनाइजेशन के हर एक सेक्शन में, हर एक लेवल पर एक एक्टिवली सपोर्ट टीम रहती है, एक चैंपियन होता है जो सब चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व रहता है और एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका। सेकंड होता है प्रोवाइड द रिसोर्सेज। इसमें क्या है, एलोकेट द पीपल, बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंट एंड सस्टेन द EMS इफेक्टिवली, करेक्ट। थर्ड इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ड्राइव द कल्चर एंड वेयर preventing pollution and protecting the environment and share the organization values, correct।
तो यहाँ वो ड्राइव करना होता है कि हम जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी वजह से कहीं पॉल्यूशन तो क्रिएट नहीं हो रहा, उसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है इन्वायरमेंट को। ये इट विल कम इन द प्रमोट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और नेक्स्ट इज इंश्योर इफेक्टिवनेस, मॉनिटरिंग आउटकम एंड टेक एक्शन टू इंश्योर द ईएमएस, है ना। तो जो हम गोल एंड ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट या कुछ एक्शंस हमने डिफाइन किए हुए हैं, उनको कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग होना, और उनका जहाँ कहीं चाहिए तो एक्शन इम्प्लीमेंट करना, सो दैट कि इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट ना हो। इसकी बेसिकली इफेक्टिवनेस कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना, दिस इज द पॉइंट्स कम इन द 5.1। सेकंड में क्या होता है 5.2 में, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, यस दैट्स वेरी गुड, क्योंकि दिस इज अगेन रोल ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट के, हमारी कंपनी इन्वायरमेंट के लिए क्या काम कर रही है, किस तरह से हमें काम करना है इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए, उसकी एक पॉलिसी ड्राफ्ट रहती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या उसमें कुछ पॉइंट रहते हैं, सपोज कमिटमेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए कुछ कमिटमेंट होते हैं हमारे। और सेकंड होता है फुलफिल मेंट फॉर एप्लीकेशन अप्लायंसेज ऑब्लिगेशन, कुछ प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं, कुछ अप्लायंसेज हैं, तो उनको कैसे हमको कंट्रोल करना है ना, उनको किस तरह से मैनेज करना है, वो पॉइंट हो गए पॉलिसी में। सेकंड इज द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ ईएमएस परफॉर्मेंस, और ईएमएस परफॉर्मेंस के लिए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। द पॉलिसी मस्ट बी कम्युनिकेटेड इंटरनली एंड केप्ट अप टू द डेट। जो पॉलिसी हम बनाते हैं वो सारी पॉलिसी हमारे जो लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, या जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ में रहनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि यस वी हैव ए पॉलिसी, और वो कम्युनिकेट हो सभी लोगों को, सो दैट कि सबको पता रहती है, कम्युनिकेट है तो हर एक बंदा अपने अपने पॉइंट से उसको तैयारी करता है। जो भी पॉइंट उसमें दिए हुए हैं आपके, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज का हो गया, या इन्वायरमेंट का हो गया, या सॉरी वाटर से हो गया, नॉइज़ का हो गया, या वेस्टेज का हो गया, है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। 5.3 5.3 इज ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 5.12 में क्या है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी आ गई। 5.1 में क्या था, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, करेक्ट। 5.3 है यस रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या है, ईएमएस इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, दीज 3 एलिमेंट आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है, डिजाइन डेसिग्नेट द ऑनर ऑफ स्टेबलाइजिंग एंड डेवलपिंग ईएमएस प्रोसेस अक्रॉस द रिलीवेंट फंक्शंस। हर एक ऑपरेशन में, हर एक सेक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में जो उससे संबंधित आपके मेजर्स होते हैं, है ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें स्टेबलाइज करने होते हैं, काउंटर एक्शंस होते हैं, उनको डिप्लॉय करना होता है, उनको इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द सेक्शन में, डिपार्टमेंट में करना होता है। दिस इज द ईएमएस इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड, जो एक्शन हमने असाइन किए हैं उनको मॉनिटरिंग करना, है ना, जो एक्शन एक बार ले लिया, एक्शन ले लिया, तो वो क्या वो इम्प्लीमेंटेशन में है या नहीं है, तो दिस इज कम इन द मॉनिटरिंग पार्ट। Assign responsibility for the tracking environment performance against the objective and legal requirements. Third is the reporting. Reporting में क्या है, define who reports EMS performance to the top level. तो ये 3 चीज़ रहती है, EMS implementation, monitoring and reporting. This is come in the 5.3 organization role and responsibility and authority. Clause 6 में क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या हो गया, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना, प्लानिंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। क्या है रिस्क में, assess the environmental aspect and impact in compliance obligations to determine what the could go wrong। तो वही कि यस आपका सपोज प्रोसेस चल रहा है, किसी भी तरह का प्रोसेस, सपोज मोल्डिंग ऑफ प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ से किस तरह से एस्पेक्ट हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सपोज वहाँ से हॉट मटेरियल आपका डिस्चार्ज होता है, तो उसके वजह से वो एस्पेक्ट है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अगर बॉडी में आया या ह्यूमन बॉडी में फ्यूम के थ्रू इनसाइड होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी सेक्शन है, सब पर ये चीज़ रिस्क आइडेंटिफाई करनी होती है, हर एक सेक्शन के साथ में, हर एक डिपार्टमेंट में। सेकंड
environmental objective, set measurable target align with the environmental policy। हमारी जो पॉलिसी बनी होती है कंपनी की, तो उस कंपनी के साथ में हमने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ प्रिवेंशन मेजर, कुछ टारगेट्स हमें रखने होते हैं, लेने होते हैं, और वहाँ जो कि हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अलाइन रहते हैं, सेट करने होते हैं सपोज टारगेट्स। नेक्स्ट इज प्लानिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव और गोल प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग फेज रहता है। तो दिस इज कम इन द सेक्शन 6। somehow it is missed the section 9, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। सेक्शन 9 में 7 और 8 इज मिसिंग इन हियर। आई विल कंक्लूड इन नेक्स्ट सेशन। वो एक्चुअली उसमें डिटेल कुछ डिफरेंट है, दैट्स व्हाई आई एक्सक्लूड दीज 2 सेक्शन क्लोज 7 और 8। आई विल कवर इट इन सेकेंड फेज। क्लॉज 9 में क्या है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। यस, परफॉर्मेंस जो आपने सेट किए हुए हैं टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव, है ना, तो उनका कंटिन्यू इवेल्युएशन करना उसका। यस, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जस्ट लाइक ए सिस्टम अप्रोच टू मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड रिव्यूइंग योर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एस्पेक्ट। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में क्या हो गया, आपकी मॉनिटरिंग होगी, मेजरिंग हो गया और रिव्यू हो गया, है ना। ये कंप्लीट ऑल द थिंग्स आ गई जो कि हम उसको इवेल्युएट करते हैं इन्वायरमेंट में। और इंश्योरिंग इट रिमेन्स इफेक्टिव, वो इफेक्टिव है या नहीं है वो इंश्योर करना उसको, और कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट रखना। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लॉज 9। 9.1 में क्या है, मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड एनालिसिस इवेल्यूशन। अलग अलग समझ दिया हुआ है कि सपोज अगर इमिशन है तो ट्रैक एयर पोल्यूशन, पोल्यूटर रिलीज अंगेंस्ट द परमिटेड लिमिट। तो अगर एयर में कुछ पोल्यूशन डिस्चार्ज हो रहा है हमारी फैक्ट्री से, हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ उसको ट्रैक करना कि कितना वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी परमिसिव लिमिट क्या है। क्योंकि लिमिट हर एक जब फैक्ट्री का परमिशन मिलती है तो लिमिट डिफाइन रहती है कि यस इतनी लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो उसकी मॉनिटरिंग करना इमिशन की। सेकंड इज द वेस्टेज, वेस्टेज कितनी जनरेशन हो रही है और उसका डिस्पोजल कितना है, वो भी परमिशेबल रहता है, यस, कि उस लिमिट में है या नहीं है। और एनर्जी की मॉनिटरिंग करना, वेस्टेज की मॉनिटरिंग, एनर्जी में यस कंजप्शन कितना हो रहा है ना, तो रिडक्शन और अपॉर्चुनिटीज और वेस्ट यूसेज, रिकॉर्ड इनटेक, डिस्चार्ज एंड क्वालिटी एट ऑल द पॉइंट्स। आप इनटेक कितना ले रहे हैं और डिस्चार्ज कितना हो रहा है, सपोज वाटर वाले केस में। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि हमें यहाँ मॉनिटरिंग करना होता है, मेजरिंग और एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। 9.2 की अगर बात करते हैं तो दिस इज इवेल्यूशन ऑफ कंप्लाइंस। यहाँ गवर्नमेंट की कंप्लाइंस होगी, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कंप्लाइंस फुलफिल हो रही नहीं हो रही है, तो दिस इज 9.2। अगेन शेड्यूल, इवेल्यूएशन, रिव्यू, लीगल ऑब्लिगेशंस, एसेस, परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड एंड फाइंडिंग्स। 9.2 इंटरनल ऑडिट्स प्रोवाइड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। 9.2 में क्या होता है, जो इवेल्यूएशन का सेक्शन है 9 सेक्शन क्लॉज 9, जैसे 9.2 में इंटरनल ऑडिट रहते हैं। ऑडिट में क्या है कि यस चीज़ों को वेरीफाई करना। इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन टू कंफॉर्मेंस द ISO 14000 रिक्वायरमेंट। जो ISO 14000 रिक्वायरमेंट है उनका एवेल्यूशन करना, उनके गोल एंड टारगेट्स को देखना, उनके सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन को देखना। दिस इज कम इन द इंटरनल ऑडिट, करेक्ट। इफेक्टिवनेस हो गई और स्टैंडर्ड कंप्लाइंस, दोनों चीज़ों को यहाँ PDCA के थ्रू करना होता है, जैसे प्लान किया, कंडक्ट किया, रिपोर्ट किया और करेक्टिव एक्सेस। तो दिस इज द ऑडिट प्रोसेस, करेक्ट। ऑडिट प्रोसेस क्या, प्लान, फिर ऑडिट कंडक्ट, फिर रिपोर्ट जनरेशन, फिर करेक्टिव एक्सेस। नेक्स्ट इज द 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू। कि ऑडिट किया, काम किए, इन्वायरमेंट पे बहुत सारे चीज़ें चल रही है, क्या चल रही है, तो वहाँ मैनेजमेंट को भी एक बार इसमें रिव्यू करना होता है। तो ये स्पेशली क्लोज यहाँ डिफाइन है 9.3 के लिए कि मैनेजमेंट हाउ इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज़, है ना। टॉप मैनेजमेंट मस्ट पीरियोडिकली रिव्यू द EMS, है ना, पर्टिकुलर एक पीरियड पर
तय वो कुछ भी पीरियड डिफाइन हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये एक एक्टिविटी है कि मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व रहना होता है ये उसको रिव्यू करने के लिए एक्टिविटीज़ को। और कंटिन्यूस सस्टेनेबिलिटी है क्या, एडिक्वेसी है ना, इफेक्टिवनेस किस तरह की है। तो ये कम्प्लीटली मैनेजमेंट रिव्यू का सेक्शन है। इसमें ऑडिट रिजल्ट क्या है, ऑडिट रिजल्ट में क्या रहा, ऑब्जेक्टिव स्टेटस क्या था, कंप्लायंस का स्टैंडिंग क्या है ना, इम्प्रूविंग अपॉर्चुनिटीज हो गई। तो ये सारे सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट को भी लुक आफ्टर की ज़रूरत रहती है। यहाँ इम्प्रूव्ड एक्शन है, रिसोर्सेज नीड, दिस इज रिव्यू पॉइंट। नाउ लास्ट इज द क्लॉज 10 इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट इज द इंजन ऑफ ISO 14001। ऑफ कोर्स ये एक इंजन है ISO 14000 इम्प्रूवमेंट सेक्शन जो है ना 14000 के लिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी फिक्स व्हाट गो रॉन्ग। इसमें सिर्फ यही नहीं देखना होता कि क्या गलत हो सकता है, दे मस्ट प्रोएक्टिवली सीक अपॉर्चुनिटीज, है ना, enhance the environmental performance over period of time। कई बार ऐसा हो कि यस इवेल्यूएट किया, चीज़ें देखी, यस दे प्रोडक्टिव पॉइंट हो सकता है, यस वहाँ पॉइंट है कुछ देखना है उसको, यस उसको क्या गलत हो सकता है। बट उसमें ये कि फ्यूचर के लिए भी ये ओवर टाइम पीरियड मतलब 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या कुछ समय बाद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है का, उस प्रोस्पेक्टिव को भी माइंड में लेकर के कुछ इंप्रूवमेंट डिसाइड करने होते हैं। दिस इज आर क्लॉज 10। क्या है 10.1 में, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ऑब्लिगेशंस और 2 डायमेंशनल इंप्रूवमेंट रहता है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस और सेकंड इज द EMS इफेक्टिवनेस। ये जो इम्प्रूवमेंट सेक्शन है 2 डायमेंशन रहता है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में क्या है कि रिड्यूस द एमिशन, वेस्टेज, रिसोर्सेज और रिसोर्स कंजप्शन। जो आपका जो पॉल्यूशन की चीज़ें होती है, जो एस्पेक्ट हो सकता है, जो पॉल्यूशन के ऑपरेशन है वहाँ से जो डिस्चार्ज है उसको रिड्यूस करना, है ना, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है या वाटर है या नॉइज है, उसको रिड्यूस करना। एक तो इस पे आधारित रहता है ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। दूसरा EMS इफेक्टिवनेस, उसमें क्या है, स्ट्रेंथन प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। आपके जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो ट्रेनिंग का है ना, मैनेजमेंट के रिव्यू का सिस्टम है, EMS डिलीवरी है और कंसिस्टेंट रिजल्ट है इन पे। तो ये 2 पॉइंट है जो कि इम्प्रूवमेंट फेज के अंतर्गत आते हैं। 10.2 में क्या है, कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस। ऑयल लीकेज होगा, सपोज दिस इज द एग्जाम्पल है कि आप सपोज जनसेट हम रन कर रहे हैं, है ना, या कोई मशीन रन कर रहे हैं जहाँ हाइड्रोलिक मशीन है, तो वहाँ से भी ऑयल लीकेज हो सकता है क्या। तो इस तरह के जो पॉइंट है तो वो हमें सब कंसिडर करने होते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ये। सेकेंडरी कंटेनमेंट फील्ड क्या है, एस्पेक्ट, है ना, इंस्पेक्ट, रिपेयर, इम्प्लीमेंट, स्प्लेस, प्रिवेंशन, कंट्रोल, है ना, एक्सेस इमिशन हो गया, ऑयल का डिस्चार्ज हो गया, है ना, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो गया। तो दिस टाइप की एग्जाम्पल है जो कि नॉन कन्फर्मिटी क्रिएट हो सकती हैं। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एनालाइज करना, फिर अप्रोप्रिएट एक्शन इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको वेरीफाई करना, और अगर कुछ गैप्स है तो फिर प्रिवेंट करना, उसके बाद हम प्रिवेंट करते हैं। तो दिस आर द क्लॉज 10.2। नाउ आई एम कमिंग टू द 10.3 कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रेशन और कंप्लायंस सिस्टम। ये क्लॉज नंबर 3 के की डॉक्यूमेंट इन ISO 14001। इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हो गया और इसका पर्पज क्या है। देखिए ये इसने जो मेन आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो डिफाइन करने की कोशिश की है। तो जैसे डॉक्यूमेंट पर क्या है, इन्वायरमेंट पॉलिसी, इसमें क्या रहता है, इसके अंदर आपका डिक्लेयर्स द ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। करेक्ट। सेकंड, एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट रजिस्टर होता है हर एक सेक्शन का, हर एक डिपार्टमेंट का, कि हम जो भी ऑपरेशन है, चाहे वो प्रेस शॉप है, मोल्डिंग है, पेंट शॉप है, असेंबली है ना, या और भी सेक्शन है, तो वहाँ पर आपके किस तरह के एस्पेक्ट क्रिएट हो सकते हैं और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं वो, और इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करना होता है कि उसका लेवल क्या इम्पैक्ट का। जस्ट लाइक ये PFMA करते हैं, वैसे ही
या एस्पेक्ट इम्पैक्ट करने होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आइडेंटिफाई द इवेल्युएट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट रिस्क एंड एसोसिएटेड विद द ऑपरेशंस, करेक्ट। तो मेन की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम आईएसओ 14000 में। अगला होता है लीगल रजिस्टर होता है। लीगल रजिस्टर में वो गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस लिखे होते हैं, है ना। सपोज कि यार परमिशन रहती है कि यार आपका परमिशन वाटर लेवल कंजप्शन इतना होना चाहिए, वेस्ट डिस्चार्ज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कुछ वो उसका भी एक रजिस्टर रहता है जो कि कंप्लाइंस करता है। सेकंड, द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स। हर एक जो आपके पॉलिसी में दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट रहते हैं, हम वाटर कंजप्शन इतना करेंगे हम, है ना, और एयर पोल्यूशन इतना होगा, नॉइज पोल्यूशन, वो सब गोल एंड टारगेट में डिफाइन रहते हैं। नेक्स्ट इज द एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो भी आपका ऑपरेशन है वहाँ पोल्यूशन कम से कम हो और वो एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट ना करे और उसको प्रिवेंट करे, उसके लिए कुछ डिफाइन रहती हैं एसओपीज, करेक्ट, जो कि रिड्यूस करे। सेकेंड, इमरजेंसी प्लान। सपोज किसी तरह कोई इमरजेंसी होती है तो इसके इमरजेंसी प्लान भी आइडेंटिफाई रहता है साथ में इसमें। सेकेंड इज द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट हुआ और ऑडिट की रिपोर्ट्स और डिटेल along विद एक्शंस। और लास्ट में होता है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली की पॉइंट्स हैं इस आईएसओ 14001 के लिए, ठीक है। ये नॉर्मली रहते हैं 14000 में, करेक्ट। क्या है, एनवायरमेंट पॉलिसी, एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर, लीगल रजिस्टर, ऑब्जेक्टिव, एसओपी, है ना, इमरजेंसी प्लान, ऑडिट रिपोर्ट और मैनेजमेंट रिव्यू, करेक्ट। दीज आर द की पॉइंट्स। मेंटेन करना कंप्लीट, एक्यूरेट एंड करेंट डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल फॉर आईएसओ 14001 सर्टिफिकेशन और एंड रीसर्टिफिकेशन ऑडिट्स। तो जो हम आईएसओ 14000 रन कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं या रीसर्टिफिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों का होना अनिवार्य है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम वी आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द आईएसओ 14001, करेक्ट। तो दीज आर द थिंग्स ऑफ 14000। अभी मैंने पूरा सेक्शन कवर किया है और नेक्स्ट सेशन में मेरा प्लान रहेगा कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरनली हमने अपने प्लांट में, अपने कंपनी में किस तरह से किए हुए हैं और